यात्रा महिला चौपाल नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके इस सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन सोच रहे हैं। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेकर कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार का हो। आपके बच्चों को मिला तो मुझे बता दो भैया जी। पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो। खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में मेरी बात को अभी आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में इसलिए बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी देंगे। आपकी पार्टी हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उनपे मुकदमे का नाम तो कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके, यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया मेरे लोगों, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे आप लोगों ने, लोगों के बीच में मिले नहीं मिले पर्चे आपको। इन पर्चों को यहाँ पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा। आपको जवाब पर्चा खुद ही दे देगा। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे, और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। और अपनी बात रखें। आज शामली की ऐतिहासिक धरती और इतनी बड़ी संख्या में प्यार और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम उनका जीवन संघर्ष देखते हैं तो इतने कष्ट में उन्होंने ये संघर्ष को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है, और हम ये मानते हैं कि अगर वो ना होते, संघर्ष ना करते, तो शायद हम कमजोर वर्गों के जीवन में उजाला नहीं आता। इसलिए मैं उन तमाम महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिस तरह के पहरे लोकतंत्र में लगे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूं। लोकतंत्र में इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी,
उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है, मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखें। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां खुद से बजा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत है और ये मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये वो क्रांति धरा बिजनौर जो निमट तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। इस मिट्टी को नहीं जानते आप, इस मिट्टी को नहीं जानते आप। आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा ले, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुजर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सर छोटू राम को भी मानते हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम मां झलकारी बाई को भी मानते हैं और हम हर उस देश की आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो मां अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे मां फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते। आज मैं आपको, जब मैंने ये अन्याय देखा तो मैं आज चुनावी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम दमन के आगे घुटने टेक सकते हैं या हम इस दमन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हम इस गर्मी में सड़क पे जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात को मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप देश को आगे चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहाँ मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। ये विकास किया आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है।
इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे 9.5 साल से 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पर पटक दे। पुलिस के भाइयों का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस तो सरकार के अधीन, जो सरकार आदेश देगी बेचारे वही करेंगे। आज इनकी है तो ये इनके आदेश पे काम कर रहे, कल आपकी आएगी तो आपके आदेश पे काम करेंगे। इनसे मेरा झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं किसी नेता का बेटा सिपाही है ही नहीं, किसी नेता का बेटा दरोगा है ही नहीं, किसी नेता का बेटा SHO है ही नहीं, इंस्पेक्टर है ही नहीं। ज्यादा ज्यादा अगर है भी तो बेचारा तो IPS है, PCS है, PPS है। सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर है ही नहीं किसी नेता का बेटा। ये सारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। मगर मैं इनको भी पूछना चाहता हूं जो नए भर्ती हुए हैं। एक बेटी मुझे आज मिली थी, उसके पति सेना में थे, छुट्टी पे आए, 20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मेरा पति तो सेना के लिए, सेना में भर्ती हुआ देश के लिए बलिदान देने के लिए, लेकिन मेरा पुनर्वास कैसे होगा, मेरे बच्चों को कैसे जो है, उसके तो बच्चे नहीं लेकिन जो सेना के परिवारों के बच्चों का क्या होगा। आपने तो 4 साल के अग्निवीर की नौकरी दे दी, 4 साल की, इससे भला हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं पुरानी पेंशन का लाभ आपको नहीं चाहिए क्या? बताओ अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के, आपको नहीं चाहिए पुरानी पेंशन? नहीं चाहिए? पुलिस के लोगों बताओ पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे आपके ऊपर अगर मुकदमा पे जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे, ये कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी, भूलेंगे नहीं वो। मैं सच बता रहा हूं, ये भूलने वाली स्थिति नहीं होती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट लगती है आपको, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के आप जाके बुलडोजर चला देते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जनता की रक्षा के लिए मैं हूं, आप हो, अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, वो सब जनता के सेवक हैं। हमें तनख्वाह मिलती है जनता के टैक्स से, आपको और मुझे। हम मालिक नहीं हो सकते कभी। इनका हाथ हमारे ऊपर है तो हम नेता है, इनका हाथ हमसे उठ गया तो हमें गली में भी नहीं पूछेगा कोई। याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बधाई देता हूं शामली के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने संतों को बहुत बधाई देता हूं। मैं भाग्य में, सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं परम प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी ना खाऊं तो मेरे पेट में नहीं जाएगी। मैं इस बात को समझता हूं ना, किसान, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पे नहीं गिरा, समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे मिलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर में। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए। और कच्चे तेल के दाम गिरे। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से। दरखास्त आ तो गई। हाँ, और
देखो, इस निकम्मी सरकार में लोग पीड़ित इतने, क्या करें हम लोग बता। हर तरफ पीड़ा में, कहीं किसी की जमीन छीनी जा रही है, कहीं किसी की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग तकलीफ में हैं। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या गलती करना माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है, आप अपने आप बताओ, कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा हो? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलकर लूटेंगे, किसी की दिक्कत ही नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा, और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो। तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाए घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली। बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा? इनको कहां जनरेटर मिलेगा? इनकी तो आमदनी भी इतनी, जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे? अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया गरीबों के यहाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है उत्तर प्रदेश की सब। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी नहीं रहते थे, भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और इनके एजेंडों में आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात को याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा, जिसका भला होता है थाने कचहरी मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं 27 लाख वोट अगली बार डाल लेना, और भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके। यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया मेरे लोगों, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे आप लोगों ने लोगों के बीच में, मिले नहीं मिले पर्चे आपको। इन पर्चों को यहाँ पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा। आपको जवाब पर्चा खुद ही दे देगा। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे, और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश भाई, सिंधा जी, सब लोग आज बेचारे, मुझे लग रहा है गर्मी का सीना चीर के आए हैं, और घर में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होगी कि बेटी की डेथ होगी, फिर भी यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ, हम लड़ किसके लिए रहे? अपने लिए नहीं, ये सत्य नहीं है। आप मानो मेरी बात पे गौर करो। अगर सिर्फ अपनी लड़ाई होती तो यहाँ तलवे चाट के चमचागिरी करके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई ना होती तो इस गर्मी में निकलने का फैसला नहीं होता, सर्दी का इंतजार होता, जब नेता को गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। मैं ये मुकाबला करने के लिए आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपके अधिकार छीन रहे हैं। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो 400 रुपए की मजदूरी से मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा कभी। आप महसूस करके देखो,
22,000 स्कूल बंद करने वाले लोग किसका रास्ता रोकना चाहते हैं, अमीरों का या आपका? महसूस करके देखो सरकार की किसके बच्चे पढ़ते हैं, महसूस करके देखो। 135 करोड़ की कंपनी 121 करोड़ में बेच देते हैं, जबकि वो कंपनी मुनाफा दे रही है। सारे सरकारी सिस्टम का निजीकरण कर देते हैं क्योंकि पूंजीपति मित्रों को खुश करना है। इसलिए आपको कह रहा हूं, हाईवे बना दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद आसपास के रोजगार पे क्षेत्रवासी का अधिकार नहीं है। बिहार से मजदूर लेके आएंगे, महाराष्ट्र से मजदूर लेके आएंगे, कहीं और से मजदूर लेके आएंगे, उड़ीसा में मजदूर लेके आएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे। ऐसी सरकार से आपका भला नहीं हो सकता। हमें कहा जाना पड़ता है, हाईकोर्ट अगर जाना हो, इलाहाबाद एक दिन बदल जाता है, इलाहाबाद जाने में एक दिन बदल जाता है, इलाहाबाद जाने में हजारों रुपए हमारी जेब से जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा रिश्तेदार वहां नहीं रहता, हमारा भाई वहां नहीं रहता, होटलों में जाके पैसे खर्च करते हैं और तारीख लग जाती है, फिर रूठा सा मुंह लेके आ जाते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मेरठ में हाईकोर्ट के बेंच की मांग कितने नेता खड़े भाटी जी, मेरठ में हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिनकी समस्या है उनको एहसास ही नहीं है कि अगर एक काम 200 रुपए में हो रहा है और एक काम 15,000 में हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनकी जेब कैसे कट रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, 5 किलो राशन नहीं देंगे धीर सिंह प्रधान जी, 5 किलो राशन नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चे को इतना काबिल बनाएंगे कि वो पढ़ लिख के 50,000 रुपए का रोजगार करेगा, आपका हाथ नहीं पहनने देगा किसी का। रोजगार की कमी नहीं है देश में, मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूं, पक्की नौकरियों की कमी कर दी गई है, वरना कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे एक तनख्वाह एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20-20 लोग काम करने को मजबूर है। 12-12 घंटे लोगों की कमर को तोड़ा जा रहा है। ये लूटने वाले लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। और देखो, इनकी कथनी करनी के बारे में सुन लो, इनकी कथनी करनी 2015 में मुख्यमंत्री जी कहते थे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए कि भाई नहीं, अब जान भाई गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, इस पूरे फसाद को खत्म करो, आप दे दो दर्जा, हम मांग कर रहे हैं दे दो दर्जा। आप कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है, 2015 में जरूरत थी गौरा, आज जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई यदि मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बीफ एक्सपोर्ट में पीछे नहीं है लोग, बीफ एक्सपोर्ट में हमारा नाम आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेके और ये धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट, ये मां का बोर्ड तो इल्ला भाई होलकर का मैंने देख लिया, लेकिन आपको अनुष्का याद है या नहीं? मेरठ में वो बच्ची जो 44 दिन तक जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो याद है या नहीं है? ये कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री कह रहे थे हर चौराहे पे यमराज है, लेकिन अनुष्का पाल हमारी बहन 44 दिन तक वो राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर जिसकी डेड बॉडी नाले में सड़ती रही, इस निकम्मी सरकार को हमारी बेटी नहीं दिखाई दी, उसका दमन नहीं दिखाई दिया। इनका यमराज चला जाता है जब कमजोर वर्गों की बेटियों पर अन्याय होता है। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, इनकी सत्ता, इनका अहंकार इनको लेके डूबेगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पे, आपको रवित कश्यप याद है नहीं है? बुलंदशहर में रवित को मार के जो है किस तरह से वो मेरा भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस अन्याय का क्या जवाब है? अगर पुलिस को छूट दे दी जाए तो गुंडों की हिम्मत नहीं है किसी की हत्या कर दे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी, मैं जानता हूं खाकी को, मैं जानता हूं खाकी के इकरार को, मैं जानता हूं खाकी के इकरार को। अगर खाकी को ताकत दे दी जाए तो किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है, वो किसी भी पार्टी जुड़ा हुआ हो, कि वो किसी गरीब की बेटी तरफ आम खा के देख ले। लेकिन मजबूर है खाकी, उनकी ड्यूटी तो लगाई है बैनर हटवाने, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी को रोकने में, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी की संख्या कम करने में। संख्या कम से हम नहीं डरते। 18 मंडल में सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैली की, चैलेंज है मुख्यमंत्री जी की रैली में आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक समूह की बहनें, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको भर के ले जाते हैं
और कहते हैं वहां बैठे रहना वरना नौकरी चली जाएगी। जनता नहीं जाती आपकी रैलियों में, जनता नहीं जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये वो लोग हैं, जगह नहीं है, रिपोर्ट दे देना एलआईयू के मेरे भाइयों, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनको पैसे नहीं मिले, ये तो अपने भाई को आशीर्वाद देने और उसकी ताकत बढ़ाने, उसको हिम्मत देने के लिए आए हैं। ये रुकने वाले नहीं है गर्मी आने तूफान से। जो इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में यहाँ बैठा है ना, वो जिस दिन उसको तो इंतजार कर रहा है कि उसको मौका मिले बटन दबाने का, जिस दिन बटन दबाने का मौका मिलेगा तार देगा बटन को तार देगा मशीन में अंदर, जिस दिन मौका मिलेगा आप देखते जाओ। ये बताओ तार दोगे उस बटन के अंदर? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। मैं ये इस बात से भी सहमत हूं कि एसआईआर हो या ईवीएम, इन दोनों से ईमानदारी के चुनाव नहीं हो। तो मुझे बताओ बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? आप बताओ, जोर से बताओ। ईवीएम कह रहे हैं क्या? जोर से बताओ। मुझे नहीं सुनाया। अच्छा, जब मैं पूछूंगा तो बता देना। जब मैं कहूंगा बैलेट पेपर, तो अगर बैलेट पेपर वाले हो तो हाथ खड़े कर लेना। जब मैं कहूंगा ईवीएम वाले तो हाथ खड़े कर लेना, ठीक है? ईवीएम से चुनाव चाहते हो? सन्नाटा पसर गया। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हो? हिंदू मुसलमान चाहते हो या रोजगार चाहते हो? अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय रोजगार चाहते हो या पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाकर जाति धर्म के नाम पर अपमानित होना चाहते हो? यहां का व्यक्ति महाराष्ट्र जाके गाली खाता है, क्यों? वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। सुनो मेरे भाइयों, वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अपना पेट पालने के लिए और अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी रोटी दिलाने के लिए वो महाराष्ट्र में काम करने जाता है और फिर वो उत्तर भाषी कहलाने पे, हिंदी भाषी कहलाने पे गाली खाता है। ये दिया है सरकार ने धर्म के नाम पे बात के। और मैं कहना नहीं चाहता, यही मुजफ्फरनगर उनका प्रैक्टिकल की जगह थी। आप एकजुट नहीं होंगे, इसका खामियाजा आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और फिर कह रहा हूं, ये खड़े विजयपाल साहब, छोटा मुकदमा कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया तो सजा दो, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पैर में गोली मार देना, बुलडोजर चला देना, ये न्याय नहीं है। वो किसी के झूठे मुकदमों में जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, पत्रकार को जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। न्याय तब है, ताकतवर वो है जिसके यहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि भाई ये सरकार न्यायपूर्ण सरकार। ये कहते हैं न्याय उत्तर प्रदेश, हमें नहीं चाहिए न्याय उत्तर प्रदेश, हमें न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए बराबर हो, जहां किसी की हकमारी ना हो, जहां पुरानी पेंशन भी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिले, किसानों को उनकी फसलों का दाम भी मिले और किसानों का बिजली का और एक कर्ज भी माफ हो। हमें वो उत्तर प्रदेश, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए जहां महिलाओं को रोजगार मिले, जहां उनका सम्मान हो, उनकी रक्षा हो, अन्याय होने पे कार्रवाई हो, जहां आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को, शिक्षा मित्रों को शानदार मानदेय मिले, सम्मान सम्मान के साथ। न्यूनतम वेजेस यानी कि 753 रुपए से कम पे कहीं मजदूरी किसी को ना करनी पड़े। अगर कोई मजदूरी करे कंपनी में, फैक्ट्री में, खेत पे, किसी के घर पे, किसी सफाई के काम में, तो कम से कम न्यूनतम 750 रुपए जो केंद्र ने वेजेस तय किए हैं, 750 रुपए मिलने चाहिए। यानी कि लगभग महीने के 20,000 रुपए की मजदूरी, उनका वेतन होना ही चाहिए। 20,000 रुपए से कम में घर चलने वाला नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं आज कह रहा हूं, मौका दो, 20,000 रुपए से कम का रोजगार नहीं बचेगा किसी के लिए। इस बात को आप मेरी नोट कर लो, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा ऐसे नहीं, मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं, मेरी माँ घास लेकर आके उसमें पाला, मुझे मैं जानता हूँ गरीबी के दर्द। यहाँ कितनी महिला बैठी हैं, इन्होंने पशु पाल रखे होंगे, इनके खेत नहीं है, डाली खा के घास लाती है बेचारी और दूध बेच के अपना घर चलाती है। इतनी आसान नहीं गरीबों की जिंदगी। अमीर का तो कुत्ता भी इस गर्मी में एसी लगा हुआ है इसके कमरे में, सर्दी आएगी हीटर लग जाएगा, बीमार होगा डॉक्टर आएगा बढ़िया, उसके खाने के लिए अलग से भोजन और दूध आता है, वो
छोटी छोटी गोलियां टाइप। यहाँ तो जैसी रूखी सूखी मिल गई उसी में जीवन यापन करना पड़ता है। यहाँ दो तरह का देश हो गया, दो तरह के प्रदेश हो गए, अमीरों का लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। यहाँ इनकी बस्तियों में ना लाइट है, ना पानी है, ना पानी की निकासी है, सड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, मर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, और ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मेरे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने उनसे सवाल पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया 4 मिनट, चंद्रशेखर जी आप क्या मेडिकल कॉलेज बना दिया कर दिया। मैं जांच करने गया, 146 नर्सें चाहिए, आज तक नहीं दी सरकार ने। 146। आप बताओ क्या मिल रहा है? सिर्फ अपमान, अन्याय, अत्याचार, और अगर कोई बोल जाए तो लाठी। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए कहना होती है, जेल से कौन डर रहा है भाई? SC ST के अधिकार बचाने के लिए मेरे 4 साथी जम्मू कश्मीर के जेल गए हैं। आंदोलन होने तक पुलिस ने पकड़ के बिठा दी गाड़ी में और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। और जो विरोधी हमारे कहेंगे भाई उनको जेल भेज दिए, जेल इस सरकार के दमन से लड़ने के लिए जेल नहीं, गोली में मुबारक, लेकिन छुपेंगे नहीं, मेरी बात को आप याद रखें। आप बताइए अगर न्यायपूर्ण सरकार होती और ये अगर कार्यक्रम करने देती, आपको नहीं पता कितनी जगह परमिशन बदली है? बता भाई। सत्ता परिवर्तन यात्रा, महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके इस सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन को उतरे भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेकर कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार के। आपके कार्यक्रमों आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिली है, बिल्कुल सरकार की तानाशाही है। आप इसका विरोध कहाँ से कहाँ तक करें? देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रही है। इनको हम वोट के चोट से जवाब देंगे, हमारे लोग भूलने वाले नहीं। हजारों लोग 27 में अकेले चुनाव लड़े गठबंधन से खड़े हुए। भाई जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की दिमाग में सुनो, नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का, इनको 10,000 वोट, इनको 20,000, 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले इसको निंदा कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में हो गया, आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात को युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को खुलकर मिल रहा है। आप पूछो जाके कितने लोग आए मुस्लिम समाज के, बताएं। नहीं, आपने मन से कहा कि मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह सांसद जी आपने कहा कि मुसलमान आना चाहते तो स्वागत। सांसद जी आपने लेकिन कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा में रुकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान करेंगे। हजारों युवा जनता मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला तो मुझे बता दो। भैया जी, पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो, खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में, मेरी बात को आप याद आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में इसलिए बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उन पर मुकदमे करके उनको जेल नहीं। राष्ट्रपति घोषित करने में आपकी पार्टी जो मुद्दे वो उठा रहे हैं भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है, और वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, दूर इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे
बैठे हैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करेंगे जंतर मंतर किसने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ खड़ जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब रविगुरु रविदास गढ़ तोड़ दिया गया, 68 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे। जब नौजवानों के साथ विद्यार्थी शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोग तो खबर नहीं जाएगी। आप सोशल मीडिया से खबर पार्टी को ओबीसी का साथ लेना चाहिए। ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देगी। मेरी बात पे धन्यवाद। की तरह आपको